देखिए, आज की जो ये वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और यहाँ पर किसी एक टॉपिक के ऊपर हम बात नहीं करने वाले हैं, बल्कि 2-3 पॉइंट्स हैं जिनको लेकर हम बात करने वाले हैं। तो ओवरऑल वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। और पता नहीं यूट्यूब पे आजकल चल क्या रहा है भाई, यूट्यूब तो ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँचा नहीं पा रहा है, तो आप ही ज़्यादा इसमें मदद करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। सर, सबसे पहला जो हमारा पॉइंट होने वाला है वो ये होने वाला है कि भाई स्मॉल कैप का भी जो परफॉर्म चल रहा है वो किस हिसाब किताब का चल रहा है। दूसरी बात ये हम करने वाले हैं कि भाई स्मॉल कैप, दो ऐसे स्मॉल कैप है जिनको हम रिव्यू करने वाले हैं, देखने वाले हैं दोनों में बेटर कौन सा है। दोनों अपनी जगह पे बेस्ट है, लेकिन उन दोनों में अगर बेटर देखना है और उन दोनों में अगर बेटर कहना है तो हम किसको कहेंगे या आप किसको कहेंगे, उसके ऊपर हम बात करेंगे। दोनों स्मॉल कैप कौन सा है हम आपको बताएंगे। उसके अलावा लास्ट में हम ये भी बात करेंगे कि भाई देखिए, अभी पिछले 1-2 वीडियो से मैं बात कर रहा हूँ कि भाई पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करिए। ज़्यादा फंड्स है तो उसमें थोड़ा आपको मतलब कमी करना चाहिए। कुछ फंड्स ऐसे हैं जो कि जिनकी ज़रूरत नहीं है, तो उनको आप अपनी पोर्टफोलियो से हटा सकते हैं। तो इस पे एक सवाल आया है कि भाई आखिर हम अपनी पोर्टफोलियो में कितने फंड्स रखें, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले पॉइंट की तरफ चलते हैं। देखिए, कल के मार्केट को अगर आपने देखा होगा तो वहां पर शुरू के टाइम पे जब मार्केट ओपन हुआ था वहां पर लार्ज कैप स्मॉल कैप सारे के सारे गिर रहे थे, लेकिन लार्ज कैप ज्यादा गिर रहे थे, स्मॉल कैप उसके अगेंस्ट में कुछ कम गिर रहे थे। लेकिन लास्ट में जाकर इन द एंड अगर मार्केट के क्लोजिंग टाइम पर और क्लोज होने के बाद आप देखेंगे तो रेड कलर में बंद हुआ है। कौन सा? निफ्टी और सेंसेक्स की मैं बात कर रहा हूँ। वहीं पर स्मॉल कैप वगैरह के, स्मॉल कैप 100 हो या स्मॉल कैप 250 हो या बीएसई स्मॉल कैप हो, इन जगहों पे अगर आप देखेंगे तो वहां पर ग्रीन रहा है, ठीक है ना। लगभग लगभग हाफ परसेंट या 0.5% से ऊपर तक की पॉजिटिविटी वहां पर देखने को मिली है। तो भाई एक दिन की पॉजिटिविटी से कुछ नहीं होता, एक दिन की पॉजिटिविटी से ये नहीं कह सकते कि आने वाला जो समय है या आने वाला जो वीक के जो भी ट्रेडिंग सेशन है वो अच्छे रहने वाले हैं या फिर यहाँ से हालात अच्छे रहने वाले हैं। ऐसा कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। बात समझ में आ रही है? तो एक दिन के पॉजिटिविटी से कुछ नहीं होगा, इस बात को आप याद रखिए। रेगुलर मार्केट को पॉजिटिव रहना पड़ेगा। हाँ, पॉजिटिव कम रहे या ज्यादा रहे, फिर वही वाली बात आएगी कि भाई कम रहे या ज्यादा, उससे मैटर नहीं करता। लेकिन अगर रेगुलर पॉजिटिव रहता है ना तो मार्केट के अंदर एक सेंटीमेंट क्रिएट होता है, और अभी जो मार्केट के हालात है ना वो पूरी तरह से सेंटीमेंट के ऊपर टिका हुआ है, समझ रहे हैं। और हालात जो ये खराब है वो यकीनन हमारे देश की वजह से नहीं है, और हमारे देश के अंदर कुछ भी ऐसा रीजन नहीं है जिसकी वजह से हालात खराब है। ये बाहरी रीजन की वजह से खराब है, और बाहरी रीजन की वजह से मार्केट के अंदर एक वोलेटाइल सेंटीमेंट तैयार हो चुका है। तो ये अभी है मार्केट के अंदर। यहाँ पर मेरे कहने का ये मतलब है कि भाई एक दिन की पॉजिटिविटी देखकर आप बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करिएगा और बहुत ज्यादा उम्मीदें इससे नहीं लगा कर रखना है, वरना ज्यादा उम्मीद लगा लेते हैं, बाद में जाकर अगर वैसा न हो रिजल्ट तो बहुत ज्यादा पछतावा होता है, समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ। अब चलिए हम दो स्मॉल कैप फंड के बारे में देखते हैं कि भाई कौन सा फंड है, और दूसरी बात दोनों में बेटर कौन सा है। दोनों ही फंड अच्छे हैं ऑफ कोर्स, लेकिन दोनों में बेटर कौन सा है, एसआईपी और लमसम के लिए कहाँ कहाँ पे ज्यादा बेटर रह सकता है। देखिए, तो फाइनली हम आ चुके हैं अपने मोबाइल फोन के मिनी स्क्रीन पे। सबसे पहले नंबर पे आ जाता है कैनरा रोबेको स्मॉल कैप, और दूसरे नंबर पे है बंधन स्मॉल कैप फंड। अगर दोनों के अगर एज देखेंगे तो फंड एज दोनों के सेम हो चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मतलब सेम तो नहीं है, मतलब 1 साल का ज्यादा का फर्क है भाई साहब यहाँ पर, सॉरी सेम मैं बोल रहा हूँ। पहले नंबर पे अगर कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड के देखेंगे एज तो इनके 6 साल 4 महीने हो चुके हैं। वहीं पर बंधन के देखेंगे तो यहाँ पर 5 साल 4 महीने हो चुके हैं, समझ रहे हैं ना। मतलब पूरा पूरा 1 साल का फर्क है, समझ रहे हैं दोनों में। उसके बाद अगर फंड साइज आप देखेंगे तो सिमिलर सा है, बहुत ज्यादा का फर्क नहीं है। एक तरह से यहाँ पर अपॉर्चुनिटी भी है कि भाई अगर आप लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर आपके लिए अच्छा मौका है कि फंड साइज भी बहुत बड़ा नहीं है, तो यहाँ पर ग्रोथ का पूरा पूरा पोटेंशियल है। सबसे पहले नंबर पे आ जाता है कैनरा रोबेको, इसका देखेंगे तो 12,368 करोड़ का फंड साइज यहाँ पर देखने को मिल जाता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाता है बंधन का, तो यहाँ पर 11,744 करोड़ का फंड साइज देखने को मिल जाता है। उसके बाद अगर 1 ईयर का रिटर्न्स देखेंगे तो यहाँ पर कैनरा में कुछ भी रिटर्न्स नहीं है भाई, 0.62% का रिटर्न्स है ओनली, जो कि बहुत ही बुरा है। पिछले 1 ईयर का रिटर्न्स, पिछले 1 ईयर का रिटर्न्स अगर आप बंधन में देखेंगे तो 13.97% का रिटर्न्स है, मतलब लगभग लगभग 14% का रिटर्न्स है। पिछले 3 ईयर्स में देखेंगे तो यहाँ पर 23% का रिटर्न्स देखने को मिल जाता है कैनरा के, और यहाँ पर 37% के रिटर्न्स। पिछले 5 ईयर्स में देखेंगे तो 34% का रिटर्न्स है, और यहाँ पर 37%
का रिटर्न्स है। तो ऑफ कोर्स रिटर्न्स के मामले में अगर देखा जाए तो बंधन स्मॉल कैप इज वेरी इम्प्रेसिंग और बहुत अच्छा रिटर्न्स देकर रखा हुआ है पिछले कुछ सालों के अंदर। उसके बाद अगर दोनों के सेक्टर्स आप देखना चाहेंगे तो टॉप 3 सेक्टर्स यहाँ पर मिल जाते हैं। कैनरा रोबेको के देखेंगे तो यहाँ पर कैपिटल गुड्स है जहाँ पर 16.73% निवेश किए जा रहे हैं इसके एयूएम के। दूसरे नंबर पे सर्विसेज है, तीसरे नंबर पे फिनेंशियल है। यहाँ पर देखेंगे तो फिनेंशियल है, हेल्थ केयर है और सर्विसेज है। ठीक है, तो लगभग टॉप 3 सेक्टर्स मिलता जुलता है, ठीक है ना। उसके बाद इक्विटी के अंदर देखिए कैनरा ये बंधन की अगर मैं बात करूं तो ये अपने एयूएम का 86.99% पैसे कहां पर निवेश कर रहा है इक्विटी के अंदर, जबकि कैनरा 94.42% पैसे इक्विटी के अंदर निवेश कर रहा है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर ज्यादा इन्वेस्टमेंट है इक्विटी के अंदर कैनरा के। उसके बाद एक्सपेंस देखेंगे तो एक्सपेंस के मामले में भी बंधन स्मॉल कैप थोड़ा सा कम है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा ज्यादा है, ठीक है ना, 0.47 है, जबकि यहाँ पर 0.39 है। तो अभी तक हमने जितना कुछ भी देखा है वो हर मामलों में बंधन स्मॉल कैप ज्यादा अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है। इसके परफॉर्म भी है, इसके रिटर्न्स भी और इसके एक्सपेंस भी। उसके बाद की चीजें अगर आप देखना चाहते हैं तो कुछ खास है नहीं, एग्जिट लोड है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो बेंचमार्क मिल जाता है। निफ्टी स्मॉल कैप 250 कैनरा के है और बीएससी 250 स्मॉल कैप टीआरआई ये देखने को मिल जाता है बंधन के। यहाँ पर अगर एसआईपी और लमसम की बात करें तो दोनों फंड के अंदर आप एसआईपी और लमसम दोनों कर सकते हैं। फर्क इतना है कि यहाँ पर अगर कैनरा में देखेंगे तो 1000 रुपये से एसआईपी है, 5000 रुपये से लमसम है, और यहाँ पर बंधन में देखेंगे तो 500 रुपये से एसआईपी और 1000 रुपये से लमसम है। तो ये भी एक एडवांटेज है, ये आप ये मान सकते हैं। तो फाइनली फंड के बारे में जो भी डिटेल्स थे वो मैंने आपको शेयर कर दिया है। देखिए एक बात यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी फंड्स है, मैं बराबर बोलता हूँ जब भी किसी भी फंड का जब मैं रिव्यू करता हूँ तो ये बात मैं बराबर बोलता हूँ कि अगर आपकी पोर्टफोलियो ऑलरेडी बनी हुई है, उसमें आपके रिस्क एपिटाइट के अकॉर्डिंग, आपके गोल्स के अकॉर्डिंग अगर पोर्टफोलियो बनी हुई है, वहां पर फंड्स भी है, तो आपको लेने की जरूरत नहीं है। और हम लोग जो वीडियो में बात करते हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि भाई अगर मैं किसी भी फंड के बारे में अगर बात करता हूँ तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं आपको ये कह रहा हूं कि भाई वो फंड आपको लेना चाहिए या ले लीजिए, नहीं। हाँ, जरूरत है तो आप ले सकते हैं, जरूरत नहीं है तो उसको मत लीजिए, ये मैं कहना चाह रहा हूं। प्लस स्मॉल कैप है तो यहाँ पर ये भी ये बात याद रखना जरूरी है कि एटलीस्ट आपको 7 ईयर्स या उससे प्लस के टाइम पीरियड के लिए आना चाहिए। एटलीस्ट 7 ईयर्स के लिए तो आपको आना ही चाहिए। ये तमाम तर बातें हो गई। अब हम आखिरी पॉइंट की तरफ आते हैं कि भाई अपनी पोर्टफोलियो के अंदर हमारे को कितना फंड रखना चाहिए जिससे हमारे को एक बेस्ट रिटर्न्स मिल सकता है। देखिए एक बात और भी कहना चाहूंगा यहाँ पर इस सवाल के जवाब में कि भाई ऐसा है ना, बहुत सारे लोग हैं जो कि 3000, 4000, 5000 रुपये निवेश करते हैं और उनके पोर्टफोलियो में 10-10, 15-15 फंड्स होते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सही नहीं है सर, सिंपल सी बात है। एक बात आप याद रखिए, फंड्स जितने कम होंगे ना उतने आपके सर दर्द कम होंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को लगता है कि भाई सिर्फ फंड के अंदर निवेश कर दो, उसके बाद आपका काम खत्म हो जाता है। बात सही, आपका काम खत्म हो जाता है, लेकिन एटलीस्ट आपको 4 महीने, 6 महीने या हर क्वार्टर पे उसको रिव्यू जरूर ही करना चाहिए। हर क्वार्टर पे अगर नहीं करते हैं तो 6 महीने पे एटलीस्ट आपको रिव्यू जरूर करना चाहिए अपनी पोर्टफोलियो को। वहां पर आपको देखना चाहिए कि कौन सा ऐसा फंड है जो परफॉर्म नहीं कर रहा है, नहीं परफॉर्म करने के पीछे रीजन क्या है। जो भी रीजन है उस रीजन को आप तलाशने की कोशिश कीजिए। अगर आपको मिल जाता है, लगता है कि भाई शॉर्ट टर्म में ये सारे रीजन चलने वाले हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन लगता है कि नहीं लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए रीजन रहेंगे तो वहां पर आप उस फंड को निकाल सकते हैं। तो ये सब करने के लिए आपको टाइम कंज्यूमिंग वाला मैटर है, मतलब टाइम देने की जरूरत होती है। ज्यादा फंड रहेंगे आप टाइम नहीं दे पाएंगे। रिव्यू का मतलब होता है कि पूरा डिटेल्स में एनालाइज करना है किसी भी फंड को और हर तरीके से उसे देखना, परफॉर्म देखना, उसका रिस्क एपिटाइट देखना, उसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव देखना, उसके इन्वेस्टमेंट के तरीके को देखना, कौन कौन से स्टॉक्स है उस पर नजर डालना। इन तमाम तर मुद्दों को जब हम एक साथ इकट्ठा करते हैं तब जाकर उसे हम रिव्यू बोलते हैं सर। तो ऊपर ऊपर देख लेने का नाम रिव्यू नहीं होता है, समझ रहे हैं। तो ये टेंशन नहीं होगा। प्लस अगर आप बहुत ज्यादा मार्केट में अगर बहुत सारे फंड आप लेकर रखे हुए हैं तो ऐसा नहीं कि मार्केट से ऊपर आपको रिटर्न्स मिलेंगे, बात समझ रहे हैं ना। अगर पूरी मार्केट में अगर आप निवेश कर देते हैं, मार्केट के हर इंडेक्स को फॉलो करने वाले, मैक्सिमम इंडेक्स को फॉलो करने वाले अगर फंड्स को आप ले लेते हैं तो वहां पर क्या होगा कि रिटर्न्स आपके सीमित हो जाएंगे। मार्केट से ज्यादा रिटर्न्स तो आपको नहीं मिलेंगे ना भाई। तो मैं ये कह रहा हूं, देखिए यहां पर बहुत सारे लोग ये भी कह सकते हैं कि भाई ज्यादा फंड लेने से ज्यादा रहता है क्योंकि हर फंड्स के अंदर हर तरह के रिटर्न्स मिलते हैं। सर देखिए आप अपने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से लीजिए, मानकर चलिए कि आप 1 लाख 2 लाख रुपए निवेश करते हैं तो वहां पर 5-6 फंड आप ले सकते हैं,
ये मुझे लगता है कि ये काफ़ी है, बहुत ज़्यादा है ये, समझ रहे हैं ना? 5, 6, 7 फंड ये बहुत ज़्यादा है, इनफ है। इससे ज़्यादा फंड मत लीजिए, समझ रहे हैं ना? इससे ज़्यादा का पैसा आप निवेश करते हैं तो वहाँ पर और भी 1-2 आप बढ़ा सकते हैं, जिसमें आप थीमेटिक एंड सेक्टरल फंड ले सकते हैं, जो फंड अच्छा परफ़ॉर्म करने वाला है फ्यूचर में, आपको पता है। या फिर आप किसी ऐसे एडवाइज़र के कॉन्टैक्ट में हैं, जो एडवाइज़र आपको ये एडवाइस कर रहे हैं कि भाई ऐसा है कि इस सेक्टर के अंदर तेज़ी आने वाली है। जबकि मैं हर एडवाइज़र की बात नहीं करूँगा, लेकिन कुछ एडवाइज़र ऐसे हैं जो एनएफओ में बहुत ज़्यादा निवेश करवाते हैं, सिर्फ वो अपने प्रॉफिट के लिए, क्योंकि एनएफओ में निवेश करवाते हैं, तरह तरह के एनएफओ आएंगे, उनको हर एनएफओ में सिर्फ फायदा और फ्यूचर नजर आता है, समझ रहे हैं ना? लेकिन असल में उसके पीछे का और उसके बिहाइंड जो मकसद होते हैं ना, वो अपना प्रॉफिट होते हैं। तो उस पर आपको भी दिमाग लगाने की जरूरत है और आपको भी गौर करना चाहिए कि भाई जहां पर मैं निवेश कर रहा हूं और जहां पर मेरे को निवेश करने के लिए बोला जा रहा है और जो चीजें बताई जा रही है, रियल में फ्यूचर में ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो उस पर आपको अपना भी दिमाग लगाने की जरूरत पड़ती है सर। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ किसी के कहने और किसी वीडियो और एक आर्टिकल के ऊपर आप अपना इन्वेस्टमेंट कर दें, तो मुझे लगता है ये खराब बात है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अपने अमाउंट को भी देखिए, समझ रहे हैं ना? अब आप ये कहेंगे कि 10 लाख 15 लाख रुपए निवेश करूं तो वहां पर 25 30 35 फंड ले सकता हूं, तो बिल्कुल नहीं ले सकते सर। आपके लिए मैं कहता हूं 7-8 फंड बहुत ज्यादा है। 7-8 फंड 9 फंड ये बहुत ज्यादा है, ज्यादा मैं बोले जा रहा हूँ, धीरे धीरे बढ़ रहा है मेरा, समझ रहे हैं? ज्यादा बोल रहा हूँ, समझ रहे हैं? जबकि इतना फंड अगर आप रख ले, 7-8 फंड, ये काफी है सर। आपको उतना रिटर्न्स मिल जाएगा जिस पोर्टफोलियो में। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपको एक बात मैं बता रहा हूँ। 2 पोर्टफोलियो लीजिए, एक पोर्टफोलियो ऐसा है जिसके अंदर 30 फंड्स हैं और एक पोर्टफोलियो ऐसा है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 8 से 10 फंड है, या फिर 8 ही फंड है, 6 से 8 फंड है। और आप दोनों का रिटर्न्स मिलाएंगे ना, दोनों के अंदर इन्वेस्टमेंट सेम हो रहे हैं और सेम ड्यूरेशन के लिए निवेश किया जा रहा है, और इन द एंड टाइम ड्यूरेशन पूरा होने के बाद जब दोनों के रिटर्न्स को आप कंपेयर करेंगे तो दोनों के रिटर्न्स आपको सेम नजर आएंगे, पता है? तो ये डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है, मुझे पता है और मैं समझ रहा हूं इस बात को, लेकिन ओवर डाइवर्सिफिकेशन सही नहीं है सर। मैं ये चीज कहना चाह रहा हूं। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, तो बस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूं किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।